हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शिवांगी और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं हाइपर सेंसिटिविटी के बारे में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस के लिए। बेसिकली हाइपर सेंसिटिविटी जब हमारी बॉडी काफ़ी ज़्यादा किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस को लेकर के हाइपर एक्टिव हो जाती है या फिर ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है, वो हाइपर सेंसिटिविटी है। हम सभी जानते हैं कि जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में एंटर करता है तो हमारी जो इम्यूनिटी है, यानी कि हमारा जो इम्यून रिस्पॉन्स है बॉडी का, वो एक्टिवेट हो जाता है। कभी कभी इनका एक्टिवेशन काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से जो कि हमारे बॉडी के खुद के सेल्स और टिश्यूज़ को हार्म पहुंचाने लगते हैं। ये कंडीशन हमारी हाइपर सेंसिटिविटी की होती है। कॉजेज़ की अगर मैं बात करूँ तो बेसिकली हाइपर सेंसिटिविटी के मेन कॉजेज़ होते हैं ऑटोइम्यून डिजीज़। दूसरा, अगर कोई माइक्रोब एंटर करता है हमारी बॉडी में, या फिर कोई नॉन इन्वायरमेंटल फैक्टर लाइक किसी को पीनट से एलर्जी होती है एंड अदर थिंग्स होते हैं एलर्जेंस। हाइपर सेंसिटिविटी की टाइप की अगर मैं बात करूँ तो जो टाइमिंग, उनका रिस्पॉन्स की जो टाइमिंग होती है उस बेसिस पे हाइपर सेंसिटिविटी को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन एंड सेकेंड है आपका डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन बेसिकली विद इन फ्यू मिनट से लेकर के फ्यू आवर्स तक होती है एंड बेसिकली ये एंटीबॉडी मीडिएटेड होता है, ठीक है। लेकिन जो हमारा डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है वो हमारा सेल मीडिएटेड होता है, मीन्स टी लिम्फोसाइट जो सेल हैं उनसे मीडिएटेड होता है। अगर इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन की बात करूं तो ये 3 टाइप के होते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। इनके बारे में हम अभी आगे पढ़ेंगे। डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जो है हमारा, ये हमारा बेसिकली मिनिमम 24 आवर्स से लेकर के 48 आवर्स टू 72 आवर्स के बीच में अपना रिस्पॉन्स शो करने लगता है। बेसिकली इसमें जो टी लिम्फोसाइट है, हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स एंड जो हमारे साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट है, दोनों का रोल होता है। अब हम टाइप 1 इमीडिएट हाइपर सेंसिटिविटी यानी कि टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी के बारे में बात करते हैं। तो बेसिकली जो प्रिंसिपल होता है ये है कि जो हमारे बॉडी के जो एंटीजन्स होते हैं, इसमें एंटीजन फ्रीली मूव करते हैं एंड जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो हमारा जो सेल्स होते हैं यानी फेगोसिटिक सेल्स होते हैं उन पे लगे हुए होते हैं, ठीक है। फर्स्टली जो हमारा एंटीबॉडी इसमें रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है हमारा आईजीई, इसीलिए हम इसे आईजीई मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी भी कहते हैं। अगर प्राइमरी मीडिएटर भी हम आईजीई को कह सकते हैं। अदर कंपोनेंट्स की मैं बात करूँ तो मास्ट सेल एंड बेसोफिल्स हम ले सकते हैं, जो हमारे फेगोसिटिक सेल्स होता है जिसमें ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। एंटीजन फ्रीली सर्कुलेट होता है, मैंने पहले भी कहा था अभी आपसे। एंटीबॉडी जो होता है वो मास्ट सेल या बेसोफिल्स पे फिक्स्ड होता है। मैकेनिज्म की अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट जो एंटीजन्स होते हैं इसको हम एलर्जेंस कहते हैं, क्योंकि वो एलर्जी शो करते हैं। जो हमें एलर्जी होती है, जो रिस्पॉन्स वो शो करते हैं उसको हम एलर्जी कहते हैं, तो वो उसको हम एलर्जेंस का नाम दे देते हैं जो हमारे एंटीजन्स होते हैं। तो जो एलर्जेंस होते हैं जब वो एंटीबॉडी के कांटेक्ट में आते हैं, ठीक है, तो वो सीधे एंटीबॉडी और एंटीजन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। उसके बाद जो मास्ट सेल होता है वो हमारा एक्टिवेट हो जाता है और डी ग्रेन्युलेशन शो करने लगता है। मास्ट सेल के जो डी ग्रेन्यूल्स होते हैं, मीन्स जो ग्रेन्यूल्स होते हैं उसमें हिस्टामिन एंड प्रोटीएज एंजाइम्स भी प्रेजेंट होता है। हिस्टामिन बेसिकली वेसोडाइलेशन का काम करता है। डी ग्रेन्युलेशन की वजह से जो हमारा आसपास के जो सेल्स है, जो सेल है आपका, वो डिस्ट्रॉय होने लगता है और हमारी जो एलर्जी के जो आपके रिएक्शंस है वो शो होने लगता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अस्थमा, ठीक है। अस्थमा क्या होता है कि जब हमारे रिएक्शन होता है, ठीक है, तो जो स्मूथ मसल होते हैं उसमें कॉन्ट्रैक्शन आता है। जो डी ग्रेनुलेशन से कुछ कुछ जो केमिकल्स होते हैं ग्रेन्यूल्स में वो रिलीज़ होते हैं, जिससे कि जो स्मूथ मसल्स होते हैं उनमें कॉन्ट्रैक्शन आता है। उसके वजह से हमें सांस लेने में भी प्रॉब्लम होती है। फॉर एग्जांपल जैसे कभी किसी को पॉलन से एलर्जी होती है कि जो फ्लावर्स के ऊपर जो पॉलन्स होते हैं, और कुछ लोगों को फॉग से होती है, कुछ लोगों को धूल से एलर्जी होती है, तो वो हम ले सकते हैं। एंड सेकेंड एग्जांपल हमारा बी स्टिंग रिएक्शन है।
अब हम टाइप 2 एंटी बॉडी मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी के बारे में बात करते हैं। तो बेसिकली ये साइटोटॉक्सिक हाइपर सेंसिटिविटी भी इसको हम कहते हैं। प्रिंसिपल इसका यही है, एंटीबॉडी जो होते हैं ये फ्रीली मूव करते हैं और जो हमारे एंटीजन जो कि सेल बाउंडेड होते हैं वो उससे बाइंड करके जो हेल्दी सेल्स होते हैं उनको डिस्ट्रक्ट करते हैं। प्राइमरी मीडिएटर इसका आईजीई और आईजीएम एंटीबॉडीज़ होते हैं। अदर कंपोनेंट की अगर मैं बात करूँ तो न्यूट्रोफिल्स होते हैं। रिएक्शन टाइम 5 to 8 आवर्स का होता है हमारा। एंटीजन जो होता है वो सेल पे फिक्स्ड होता है, मीन्स सेल बाउंडेड होता है, और जो एंटीबॉडीज़ होते हैं वो सर्कुलेशन में फ्रीली मूव करते हैं। बेस्ट एग्जाम्पल हमारा इसका RH हीमोलिटिक डिजीज़ है, जो कि RH निगेटिव मदर एंड RH पॉजिटिव जो हमारा बेबी होता है उस पर बेस्ड है हमारा। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन भी इसका एक बेटर एग्जांपल्स हम ले सकते हैं। बेसिकली होता क्या है कि मैं एग्जांपल दे करके आपको समझाती हूँ। अब हम समझते हैं RH निगेटिव मदर है, ठीक है, एंड आपका RH पॉजिटिव बेबी है। हम जानते हैं कि जो एंटीजन हम एंटीबॉडी आईजीजी है वो प्लेसेंटा के थ्रू फीटस तक जा सकता है ट्रैवल करके, ठीक है। तो जब RH निगेटिव मदर है एंड RH पॉजिटिव बेबी है, ठीक है, जब फर्स्ट टाइम मदर अगर RH पॉजिटिव बेबी को कंसीव करती है तब तो प्रॉब्लम नहीं होती है। जब डिलीवरी के टाइम क्या होता है कि RH पॉजिटिव मीन्स उन पे डी एंटीजन उनके रेड सेल के सरफेस पे प्रेजेंट है, ठीक है। RH निगेटिव में डी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है। अब अगर जब डिलीवरी के टाइम पे क्या होता है, थोड़ा सा जो RH पॉजिटिव का ब्लड है वो मदर तक चला जाता है, तो जिसकी वजह से मदर की जो बॉडी होती है वो एंटीबॉडी डी बना लेती है, यानी कि डी एंटीबॉडी बना लेती है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी अगर कोई उसको फॉरेन पार्टिकल मान लेती है तो इस वजह से डी एंटीबॉडी बनाती है। नेक्स्ट टाइम जब हमारा अगर सेकेंड टाइम मदर अगर कंसीव कर रही है, वो भी बेबी RH पॉजिटिव है हमारा, तो क्या होता है कि जो एंटीबॉडी होता है वो ट्रैवल करके फीटस तक जाता है, और जो टारगेट सेल है लाइक उसके आरबीसी जो होते हैं फीटस के, उन पे एंटीजन पहले से प्रेजेंट है, ठीक है, डी एंटीजन पहले से प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये डायग्राम में आप देख सकते हैं कि फ्रीली मूव करके जो हमारा एंटीबॉडी है वो गया, एंड देन वो बाइंड करेगा किससे, जो हमारा सरफेस एंटीजन है उससे, एंड वो जो हमारे साइटोटॉक्सिक सेल्स हैं जैसे NK सेल है उसको अट्रैक्ट करेगा। NK सेल के सरफेस पे जो FC रिसेप्टर्स होते हैं वो एंटीबॉडी से जाके बाइंड कर जाते हैं, ठीक है। देन ADCC जो हमारा साइटोटॉक्सिक एक्शन होता है, बेसिकली हम कहते हैं एंटीबॉडी डिपेंडेंट साइटोटॉक्सिक एक्शन होता है, ठीक है। सेल डिस्ट्रक्शन है हमारा, ठीक। तो वो क्या करता है, उसको रिकॉग्नाइज करके, ठीक है, धीरे धीरे सेल को डिस्ट्रक्ट कर देता है, ठीक। बेसिकली ऑप्सोनाइजेशन हम फैगोसाइटोसिस को करते हैं, मींस कि फैगोसाइटोसिस के लिए वो सेल को मार्क करता है कि ये सेल है, इसको हम मार्क कर रहे हैं, इसको फैगोसाइटोसिस करना है, ठीक है। ऑप्सोनाइजेशन का बेसिकली यही मतलब होता है, ठीक। कॉम्प्लीमेंट अगर चेन की मैं बात करूँ, टू टाइप से बेसिकली आपका जो हाइपर सेंसिटिविटी 2 है होता है, ठीक है। फर्स्ट आपका एक ऑप्सोनाइजेशन हो गया, दूसरा हमारा कॉम्प्लीमेंट मीडिएटेड रिएक्शन हो जाता है, जहाँ पे प्रोटीन्स बनते हैं C3b C4 C5, वो बेसिकली एक कॉम्प्लीमेंट चेन बनाते हैं, जो कि बाद में सेल जो हमारा टारगेट सेल है उसमें पोर्स क्रिएट करते हैं, धीरे धीरे फिर उसको वो डिस्ट्रक्ट कर देता है, ठीक है। ये हमारा ऑल अबाउट है हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 2 के बारे में। एग्जांपल्स मैंने आपको बताया, RH हीमोलिटिक डिजीज़, जब बॉडी में जो NK सेल्स होते हैं वो धीरे धीरे जो रेड ब्लड सेल है उनको डिस्ट्रक्ट करना शुरू कर देते हैं, फिर धीरे धीरे किडनी पे भी असर करता है, और जो मल्टीपल ऑर्गन फेलियर है, साथ में हीमोलिटिक डिजीज़ में सारे के सारे जो RBCs हैं वो डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं, ठीक। तो एक टाइप का वो अनीमिया हमारा हो जाता है। जॉइंडिस का केस भी हम कह सकते हैं, इसको प्री हीमोलिटिक जॉइंडिस भी कहते हैं हम। हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 3 के बारे में आता है, ठीक है। इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड मीन्स कि इसमें जो हमारा एंटीजन और एंटीबॉडी का जो कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है, उससे मीडिएटेड होता है। इसमें जो एंटीजन और एंटीबॉडी होती है वो दोनों जो हमारा सर्कुलेशन है उसमें फ्रीली मूव करता है, ठीक है। इसमें भी आपका जो मेन आपके कंपोनेंट्स है वो आपके IgM IgG एंटीबॉडीज़ होते हैं, ठीक है, और जो एंटीजन होते हैं बेसिकली आपके सॉल्युबल एंटीजन्स होते हैं, ठीक है। और
ये क्या होता है कि जब एंटीजन और एंटीबॉडी का कॉम्प्लेक्स बनता है तो वो धीरे से जो हमारे टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है, टिश्यूज़ में जा कर के वो सरफेस पे जा कर के वो नीचे प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, ठीक है, प्रेसिपिटेट आकर के यानी कि इनगल्फ हो जाते हैं नीचे, ये टाइप पे, ठीक। फॉर एग्जांपल ब्लड वेसल्स वॉल्स हो गए या अदर वेरियस टिश्यूज़ हो गए, ठीक है, आकर के वहाँ पे डिपॉजिट हो जाते हैं। बाद में आपका थ्रोम्बोसिस या इन्फ्लामेशन या टिश्यू इंजरी वो कॉज करते हैं। अदर कंपोनेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो फेगोसाइट्स एनके सेल्स हैं हमारा। रिएक्शन टाइम की अगर मैं बात करूँ तो 2 to 8 आवर्स का हमारे ये रिएक्शन होता है, ठीक है। एंटीजन फ्रीली मूव करता है सर्कुलेशन में, एंटीबॉडी भी फ्रीली मूव करता है सर्कुलेशन में। एग्जाम्पल हमारा जो नेफ्राइटिस होता है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस डिजीज़ है, उसको हम एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं। मैकेनिज्म की अगर मैं बात करूं तो फर्स्टली क्या होता है, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है। फिर उसके बाद वो कॉम्प्लेक्स क्या होता है कि धीरे से नीचे आपका प्रेसिपिटेट हो जाता है, मीन जो हमारे टिश्यू होते हैं वहाँ पे आकर के डिपॉजिट हो जाता है। फिर उसके बाद वो जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वो क्लासिकल जो हमारे कॉम्प्लीमेंट कैस्केड होते हैं उसको एक्टिवेट करते हैं, ठीक है। फिर जो हमारे न्यूट्रोफिल्स है, जो वो क्या करते हैं, न्यूट्रोफिल्स और जो हमारे मैक्रोफेजेस हैं बेसिकली उनको एक्टिवेट करते हैं, ठीक है, उनको अपने पास खींचते हैं, बुलाते हैं, ठीक। फिर उसके बाद जो हमारा न्यूट्रोफिल्स होता है, जैसे कि डायग्राम में आप देख सकते हैं, न्यूट्रोफिल्स के जो एफसी रिसेप्टर्स होते हैं वो एंटीबॉडी से जाकर के बाइंड कर जाते हैं। देन उसके बाद हमारा जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में जो हमारे प्रोटीन्स होते हैं C3b C5b वो रिलीज होते हैं, ठीक, रिकॉग्नाइज करने के लिए। उसके बाद जो सेल्स होते हैं, न्यूट्रोफिल्स होते हैं बेसिकली, जो हमारे एंटीबॉडीज़ है वो पहले से टिश्यू में डिपॉजिट हो गए हैं, इस वजह से न्यूट्रोफिल्स उसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता, तो वो केमिकल्स रिलीज़ करने लगता है। साइटोकाइन्स जो उसके केमिकल्स होते हैं वो रिलीज़ करने लगता है, उसमें लाइसोसोमल एंजाइम्स भी होते हैं जो कि धीरे धीरे जो आसपास के टिश्यूज़ या सेल हैं उनमें इन्फ्लामेशन कॉज करने लगते हैं, ठीक है। और सेल की जो परमेबिलिटी होती है उसको इंक्रीज़ कर देते हैं, ठीक, और टिश्यू डैमेज करते हैं, ठीक है। बेसिकली हाइपर सेंसिटिविटी 3 में यही है हमारा, ठीक है। इम्यून कॉम्प्लेक्स बनता है हमारा, फिर उसके बाद जो आपका एंटीजन एंटीबॉडी है वो डिपॉजिट हो जाते हैं, कहाँ पे, जो टिश्यू सरफेस है वहाँ पे डिपॉजिट हो जाते हैं, एंड देन जो न्यूट्रोफिल्स है उसको एक्टिवेट करते हैं जो कि इन्फ्लामेशन कॉज करता है। देन जो हमारे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है वो एक्टिवेट होता है, ठीक है, जिससे इन्फ्लामेशन कॉज होता है बेसिकली। उसके बाद साइटोकाइन्स रिलीज़ करता है जो न्यूट्रोफिल्स है, डीग्रेनुलेशन भी होता है, और जो टिश्यूज़ हैं उनकी परमेबिलिटी बढ़ जाती है और इन्फ्लामेशन भी कॉज होता है, आसपास के जो टिश्यूज़ होते हैं वो डैमेज होते हैं। टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी के बारे में मैं बात करती हूँ तो ये टी लिम्फोसाइट मीडिएटेड होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं 2 टाइप के टी लिम्फोसाइट सेल्स होते हैं, CD4 हेल्पर टी सेल्स, CD8 प्लस साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, ठीक है। अदर कंपोनेंट अगर बात करूँ, डेंड्रिटिक सेल्स, मैक्रोफेजेस एंड साइटोकाइंस। साइटोकाइंस केमिकल्स होते हैं बेसिकली सेल कम्युनिकेट करने के लिए एक दूसरे से, या फिर अदर जो हमारे सेल्स हैं उनसे उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए साइटोकाइंस रिलीज़ करता है। रिएक्शन टाइम अगर मैं बात करूँ टाइप 4 की तो 48 आवर्स टू 72 आवर्स की होती है, मिनिमम 24 आवर्स तक होता है। एंटीजन सॉल्युबल फॉर्म में भी हो सकता है हमारा और सेल बाउंडेड भी हो सकता है। बेस्ट एग्जांपल इसका ट्यूबरकुलिन रिएक्शन है। ट्यूबरकुलिन बेसिकली हम लोग मॉन्टुक्स टेस्ट में यूज़ करते हैं, जो कि हम पहले से ही बॉडी में जो ट्यूबरकुलोसिस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है उसके इन्फेक्शन को डिटेक्ट करने के लिए करते हैं। ट्यूबरकुलिन हमारा एक तरीके से प्रोटीन होता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो बैक्टीरिया होता है उसका प्रोटीन हम लेते हैं। मैकेनिज़्म की मैं बात करूं तो जो हमारा मैकेनिज़्म है पूरा टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी का 2 फेजेस में डिवाइडेड होता है हमारा, सेंसिटाइजेशन फेज एंड सेकंड है आपका इफेक्टर फेज, ठीक है। फर्स्ट जो सेंसिटाइजेशन फेज होता है, फर्स्ट टाइम जब हमारी बॉडी उस जो हमारा माइक्रोब्स है या फिर एंटीजन है उसके कांटेक्ट में आती है, तब स्टार्ट होता है हमारा सेंसिटाइजेशन फेज।
फर्स्टली क्या होता है कि जो टी लिम्फोसाइट है वो उसको रिकॉग्नाइज करेगा, ठीक है। और मैक्रोफेजेस बेसिकली हम जानते हैं कि क्या करते हैं, फेगोसाइटोसिस का काम करते हैं, ठीक है। अब जब कोई फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में एंटर किया, मैक्रोफेजेस ने क्या किया, फेगोसाइटोसिस किया, ठीक है। लेकिन उसका जो एंटीजन है वो अपने सरफेस पे प्रेजेंट किए होता है, ठीक है। तो यानी कि जब मैक्रोफेज आपका जो भी एंटीजन जो हमारा कह सकते हैं माइक्रोब्स है, फेगोसाइटोसिस के बाद जो उसके एंटीजन्स बचते हैं, ठीक है, उसको अपने सरफेस पे रिकॉग्नाइजेशन के लिए लगा देता है, ठीक है। उसको फिर रिकॉग्नाइज कौन करता है, टी लिम्फोसाइट करता है, ठीक है। टी लिम्फोसाइट क्या करेगा, उसको रिकॉग्नाइज करेगा, बेसिकली हेल्पर टी सेल्स होते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट उसका क्या होता है, प्रोलिफरेशन करेगा, ठीक है। उसको रिकॉग्नाइज करके प्रोलिफरेट करेगा, ठीक। तो वो और भी अदर्स टी सेल्स बन जाते हैं। एक तरीके से वो क्या करता है, उसको मेमोरी में बैठा लेता है, ठीक है। जो हमारा जिसको उसने एंटीजन को रिकॉग्नाइज किया उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बना लेता है, उसको रिकॉग्नाइज कर लेता है कि नहीं इसको आना है तो इसको हमें किल करना है, ठीक है। एक तरीके से मेमोरी क्रिएट कर लेता है वो, ठीक है। देन उसके बाद क्या होता है कि जब सेकेंड टाइम पे फिर जब वापस से वो अगर माइक्रोब अटैक करता है तो जो टी लिम्फोसाइट्स है वो एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है। साइटोटॉक्सिक सेल्स हो जाते हैं। फिर उसके बाद वो क्या करता है, मैक्रोफेज के पास जाएगा, साइटोकाइंस रिलीज करता है। साइटोकाइंस क्या करेंगे, माइक्रोफेज के पास पहले जाएगा, वो उसे बाइंड करेगा, फिर साइटोकाइंस रिलीज करेगा, जिससे कि क्या होता है, जो मैक्रोफेजेस होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। पहले वो एक्टिवेटेड फॉर्म में नहीं होते हैं। जब साइटोटॉक्सिक सेल उसको सिग्नल देता है कि नहीं अब आपको एक्टिवेट वापस से होना है, माइक्रोब ने फिर से अटैक कर दिया, तब जा करके जो हमारा माइक्रोफेजेस है वो वापस से एक्टिवेट हो जाता है। देन वो क्या करेगा कि जो फेगोसाइटोसिस का काम है वो स्टार्ट कर देगा। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है कि जब एंटीजन्स फिर फेगोसाइटोसिस के बाद भी एंटीजन्स नहीं खत्म होते, तो मैक्रोफेजेस क्या होते हैं, वो तेज़ी से फेगोसाइटोसिस का काम शुरू कर देते हैं और भी माइक्रोफेजेस आ जाते हैं आसपास, जो मोनोसाइट्स होते हैं, न्यूट्रोफिल्स होते हैं, उनको भी वो बुला लेते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि वो धीरे धीरे जो सेल हैं आसपास के टिश्यूज़ हैं उनको डैमेज करना शुरू कर देते हैं, और जो हमारे जो हेल्दी सेल्स होते हैं उसको रिप्लेस करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। इस वजह से धीरे धीरे इन्फ्लामेशन बढ़ जाता है और टिश्यू डैमेज होता है, और वो क्या करते हैं, धीरे धीरे आपके क्लॉटिंग बना लेते हैं, आपका जो ग्लोमेरुलस का फॉर्मेशन है वो स्टार्ट कर देते हैं, जिसके वजह से आपका धीरे धीरे आपका इन्फ्लामेशन बढ़ जाता है, रिएक्टिविटी बढ़ जाती है, रेडनेस आती है, और भी बहुत सारे आपके इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। हाइपर सेंसिटिविटी 4 बेसिकली थोड़ा सा ज़्यादा खतरनाक होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है या फिर कोई भी इश्यूज़ होता है, कोई भी आपको लगता है कि नहीं यहाँ पे ठीक नहीं है, आपको कोई और चीज़ समझने की ज़रूरत है कोई और एग्जांपल से, तो मैं जो भी चारों हाइपर सेंसिटिविटी है उसके बारे में मैं अलग अलग आपको वीडियोस बना करके समझा सकती हूँ। जो भी है, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके अपना ओपिनियन ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।